हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिलेंट ब्रेन स्टेशन में। और हम यहाँ पे जो हमारा लेक्चर बैच शुरू हुआ था एनडीए फॉर एनडीए प्रिपरेशन, वो उसमें हमने मैथ्स में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, है ना। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। और फिजिक्स में हम जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो आज हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, और या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स डायमेंशन से रिलेटेड बात हम करने वाले हैं आज, जो हमारा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। आप सभी लोग ये चीज़ पढ़ के आए हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल या डेप्थ में हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम कंसेप्चुअल बेस काम करेंगे इसमें, और क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, उसको शुरू करने से पहले आप सबको ये जरूर ध्यान रखना है कि फिजिक्स क्या होती है या फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। किसी भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें फिजिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे जो एयरफोर्स से रिलेटेड हो गए, एनडीए या सीडीएस में है, इसमें फिजिक्स का आना बहुत ज़रूरी रहता है और आते ही है ये फिजिक्स के। तो ये किस वजह से आते हैं, इनका कारण क्या है, इसके पीछे आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए। जैसे बच्चों, फिजिक्स में आपने रिकॉइल ऑफ गन्स के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। तो रिकॉइल ऑफ गन के बारे में यानी फिजिक्स को जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फोर्स में होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गन में कितना रिकॉइल हो रहा है। तो यानी फिजिक्स का कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होना ही होना है, ठीक है ना। तो और बेसिकली जब हम देखते हैं अपने चारों ओर, तो हमारे चारों ओर क्या होता है कि हर जगह फिनोमिना कुछ ना कुछ फिनोमिना हो रहा है। और ये फिनोमिना किसके वजह से? फिजिक्स के वजह से भी हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि ये बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है या फिर ये केमिकल या केमिस्ट्री से रिलेटेड फिनोमिना नहीं है, लेकिन हर एक फिनोमिना, कुछ भी जो फिनोमिना हो रहा है वो फिजिक्स से तो रिलेट करता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है, वो क्या पढ़ते हैं? सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, है ना। तो सेल में क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स लिंक कर जाता है केमिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में जो अमीनो एसिड जिससे बना हुआ है, उसके जो हमारे एटम्स हैं, उनके को जो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, उनको जुड़ने के लिए क्या है? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में हो रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरऑल घूम फिर के हम किस पे आ गए? फिजिक्स पे, ठीक है ना। हमारे चारों ओर आप देखते हैं कि भाई जैसे हमारे चारों ओर देखते हैं कि हम किसी भी हर एक चीज़ को जिसको हम देख रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस फिनोमिना किस कारण से हो रहा है? तो आप सब लोग जानते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण हम हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट हमारी आंखों से पास होके उस ऑब्जेक्ट तक जाती है या उस ऑब्जेक्ट से पास होके हमारे आंखों तक आती है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो रहा है, रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप ऑप्टिक्स भी इसमें पढ़ोगे, ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स में आप लेंस और मिरर्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो आपको ये फिजिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे आइजैक न्यूटन्स थे हमारे, तो उन्होंने क्या लॉ दिया? हमारे ग्रेविटेशन के बारे में बताया, हमारे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में बताया उन्होंने। तो जो ग्रेविटेशन के बारे में बताया उन्होंने, तो क्या उससे पहले कोई नहीं बता पाया? बिल्कुल सही है, कोई नहीं बता पाया, क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया था। अब हमारे आसपास कितने सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं, लेकिन कोई ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा है। जिसने ऑब्जर्व करा तो वो थ्योरीज लिखी गई, जिसने ऑब्जर्व करा उसको साइंस समझ में आने लग गई, उसको फिजिक्स समझ में आने लग गई। कि सेब जब गिर रहा था तो सेब आज से पहले भी, उनसे पहले भी गिर रहा था। आइजैक न्यूटन्स के सामने पहले से भी गिर रहा था सेब, लेकिन जब उनके सामने गिरा तो उन्होंने उस पर ऑब्जर्वेशन किया किस वजह से गिरा, और उन्होंने हमें ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया, ग्रेविटी के बारे में बताया, ठीक है ना। तो आपको जानना जरूरी है कि फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज का हम ये लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में समझेंगे। बच्चों, यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड बात हम करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ नोट्स, या आप कह सकते हो कुछ शॉर्ट नोट्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले जो हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में इसमें आती है एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी जो फिजिक्स है इसके लॉज को हम एक्सप्लेन कर सके। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। हम लॉ के, फिजिक्स के लॉ हम डिस्क्राइब कर सकें, ऐसी क्वांटिटी को हम
क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और ये फिक्स होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करने वाली होती है। जैसे कि हम किसी को भी डिपेंड कर देते हैं तो वो डिपेंड नहीं करती है किसी पे, एक फिक्स फॉर्म में होती है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट नेचर की होती है। ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से फंडामेंटल क्वांटिटी को तोड़ मोड़ के बनाई गई एक क्वांटिटी होती है जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देखें, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में ही डिपेंड रहती है। एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, और ना उनको देखो ना उनसे कोई ऐसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी बनाई जा सकती है उनके थ्रू डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं, लेकिन उनसे ही कोई ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बना सकते हम कि जो अपने आप में डिपेंड करे, किसी और पे डिपेंड ना करे। तो दो पार्ट यहाँ पे पॉइंट्स हमारे यहाँ निकल के आए कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्या हो आपस में, एक तो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे, साथ में क्या हो, फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको किसी और में भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये फिजिकल क्वांटिटी फिक्स है हमारे पास, ये केवल 7 तरीके की होती है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो क्या क्या है हमारे पास, लेंथ हो गई, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वेट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 तरीके की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज है कि ये अपने आप पे ही डिपेंड करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। देखें जैसे लेंथ है, लेंथ को हम क्या है, लेंथ को हम जनरल भाषा में हम एल से डिनोट करते हैं, आप सब जानते हैं। मास को हम एम से, टाइम हम सेकेंड से डिनोट करते हैं, टाइम फॉर टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम फॉर टी, रिप्रेजेंटेशन इनका क्या है, टी। टेम्परेचर को हम या तो केल्विन K4 से डिनोट करते हैं या फिर थीटा से हम डिनोट करते हैं। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है इस टेम्परेचर को, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको या तो हम Li से डिनोट करते हैं या फिर CD से डिनोट करते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है बच्चों, ठीक है ना, और ये यूनिट भी हो जाती है इसकी वेट ऑफ सब्सटेंस की। इलेक्ट्रिक करंट को आप जानते हैं कि सब I से डिनोट करते हैं, तो I से डिनोट करते हैं बच्चों, इसका मतलब कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। लेंथ को L से, मास M, T फॉर टाइम्स, टेम्परेचर K और थीटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी Li से, या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस मोल, इलेक्ट्रिक करंट I से, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी पे कि डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज और विच कैन डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, अब ये वाली कौन सी होगा, ये बताया था मैंने कि भाई ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, किसी और पे डिपेंड करे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे कौन डिपेंड कर रहा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड कर रही है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होने की वजह से इन क्वांटिटी को क्या कह देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड इसको इसलिए और कहा गया है कि भाई ये जो क्वांटिटी है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ही जनरेट हुई है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर दिया गया, सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर दिया गया आपस में, कि वो एक अनदर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी बन के आ गई, अनदर एक क्वांटिटी बन के आ गई जो किसी के हेल्प से बनी हुई हो, है ना। तो ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, देखो ये वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है हमारे पास, जो हमारे पास क्या ये है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम बनाया है। जैसे एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स क्या है, जैसे मान लो फोर्स पे ही हम बात करें तो फोर्स आप सब लोग जानते हो कि फॉर्मूला अगर हम देखें फोर्स का, फोर्स होता है F बराबर ma, ये आप सब जानते हैं, ठीक है ना। फोर्स इसलिए उठाया गया क्योंकि 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं फोर्स को, ठीक। तो फोर्स को अगर हम देखें तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो मास यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, मास यहाँ पे हमारे पास हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। और एक्सेलरेशन
अब एक्सकिलरेशन में फंस गए, क्यों? एक्सकिलरेशन क्या है हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर हम इस एक्सकिलरेशन को थोड़ा सा तोड़ के देखें तो एक्सकिलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखिए, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सकिलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप पढ़ के आ चुके हैं, मैं मानता हूं कि आप ये पढ़ के आ चुके हैं 11th 12th में हमारा, और आप एनडीए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये कंसेप्ट तो पता ही होने चाहिए सभी, ठीक है ना। तो मास हमारे पास यहाँ पे एक्सकिलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 लिख दो यहाँ पे, या v और v नॉट लिख दो, और अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी t फॉर टाइम। तो टाइम हमने बताया क्या हो गया? टाइम हमारे पास क्या हो गया बच्चों? ये टाइम हमारे पास तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। आप देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, लेकिन फिर से बात यहां पे अटक गई कि भाई चेंज इन वेलोसिटी हमने, यानी वेलोसिटी क्या हो गया? तो वेलोसिटी को एक बार देखें तो वेलोसिटी होता है बच्चों हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? एक प्रकार की लेंथ ही हो गई। तो वो किस में आ गई हमारे पास? फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गई, क्योंकि लेंथ लिखा है ना यहाँ पर, लेंथ ही होती है एक प्रकार से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो यहां से हम समझे कि भाई जो वेलोसिटी है ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको अगर हम यहां रख दें तो ये जो फोर्स है ये भी हमारे पास क्या हो गया? क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ऐसी एक्सकिलरेशन को भी हम देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी की, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? यूनिट्स की बात आती है। यूनिट्स और मेजरमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज तो ये हो गया कि भाई किसी भी चीज का हम मेजरमेंट करें और उसको दिखा दें, क्या है वो? फिजिक्स के किसी भी लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो क्वांटिटीज हम यूज लेते हैं वो है, ये फिजिक्स का ही तो है। वेलोसिटी फिजिक्स से ही तो आती है, एक्सीलरेशन फिजिक्स का ही लॉ है, फोर्स भी फिजिक्स का ही है। तो फिजिक्स के ही लॉ को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो उनको किसके हेल्प से डिस्क्राइब करें? वो दो तरह की क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन यूनिट्स थोड़ा सा चेंज आता है बच्चों इसमें। यूनिट्स क्या होती है बच्चों? टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज, अ यूनिट फॉर द क्वांटिटी मस्ट बी डिफाइंड। अब यहां पे देखो, यहां तक समझ में आता है कि भाई फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूज लेते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए जो हम यूज लेते हैं वो हम यूनिट से लेते हैं। यहां पे लिखा है टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट या जो मेजर हमने किया उस मेजर रिजल्ट को दिखाने का जो तरीका है वो यूनिट्स है, ठीक है ना। और ये जरूरी भी है, द क्वांटिटी मस्ट बी डिफाइंड, इसको होना भी चाहिए जरूर, ठीक। तो ये क्या हो गया? जैसे मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, ये पेन नीचे गिर रहा है, तो ये पेन नीचे गिर तो रहा है, ये आप सब जानते हैं। फिजिक्स का लॉ यहां पे लग गया कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या हो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो, ठीक है ना। तो गिर रहा है तो वेलोसिटी से गिर रहा है, वेलोसिटी से गिर रहा है, तो वेलोसिटी हमने लिख दिया कि v गिर रहा है, v इज इक्वल टू ये गिर रहा है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी गिर रहा है, लेकिन वेलोसिटी की कुछ तो यूनिट वहां पे हमें लेनी पड़ेगी ना। तो उस यूनिट को किस तरीके से गिर रहा है, उस यूनिट को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पे यूनिट्स, ठीक है ना। उस वैल्यू के पीछे जो लगने वाली चीज है उसे हम यूनिट्स कह देते हैं कि भाई ये पेन नीचे गिर रहा है तो एक वेलोसिटी से गिर रहा है, तो उस वेलोसिटी का अमाउंट तो हमें पता है, लेकिन उसका डिफाइन करने के लिए कि भाई जो गिर रहा है वो वेलोसिटी ही है। क्वेश्चन में देखेंगे आप कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है तो वहां पे लिखा जाता है कि इतने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से या इतने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे गिर रहा है। तो पीछे जो लगा वो उसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना। और वही उसको रिप्रेजेंट कर रही है, मीटर पर सेकंड ही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसकी यूनिट है। और ये किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की यूनिट है, ये स्पीड की यूनिट है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट नोट करने का है। 1960 एन इंटरनेशनल कमिटी एग्रीड ऑन अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉल्ड एसआई सिस्टम। 1960 में क्या हुआ कि भाई
सभी ने जब एक अच्छी बात ये हुई कि भाई जब हमारे पास हमारे पास अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने हमारे देशों में राज किया 300-400 साल तक, है ना। तो उनमें सबसे अच्छी बात उनकी ये रही कि उन्होंने क्या करा, हमको ग्लोबलाइज्ड किया, हमको और देशों के साथ, जो वेल डेवलप्ड देश हैं उनके साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, उनको जोड़ने की कोशिश की। उसमें एक उन्होंने अच्छा काम ये किया कि हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम बता दिया, स्टैंडर्ड सिस्टम हमें बता दिया। अब ये स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम इसको कहते हैं, है ना, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड, यानी एसआई सिस्टम इसको कहते हैं, है ना। तो इसे क्या है, ये 1960 में आया, एक कमेटी बैठी, इन्होंने बताया कि भाई हर अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह की जगहों में किसी भी चीज को मेजर करने का एक अलग तरीका है। जैसे हम बीघा कहते हैं, हम जब हमारे पास जो प्लॉट है हमारा, उस प्लॉट को हम बोलते हैं कि हमारे पास इतना बीघा जमीन है। लेकिन चंडीगढ़ में अगर आप जाओगे तो बीघा का मतलब ही कुछ अलग हो जाता है, वहां पे वो अलग तरीके से मेजर करते हैं उसे। जैसे मान लो हमें कहीं पे बोलते हैं कि हमारे पास हम हाथ है हमारे पास, हमारा हमने इतना हाथ उसको छोड़ा, या एक हाथ हमने उसको जगह छोड़ दिया यहाँ से, तो कितना छोड़ा, किसी का हाथ बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। हम एक्यूरेट मेजर इसका नहीं कर पाए, एक्यूरेट मेजर्ड उसको नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो उसको मेजर करने के लिए कि भाई एक्यूरेसी बनी रहे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ोगे आप 12th में, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा ये 11th में, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी अगर बनी रहेगी, फिक्स इतना है तो सब जगह यही चलना चाहिए, इसको हर जगह लागू करो। तो स्टैंडर्ड सिस्टम हमारे पास, यानी एसआई इंटरनेशनल सिस्टम हमारे पास आया, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से हम क्या जाने, यूनिट्स के बारे में जाने कि हर जगह ये यूनिट चलेगी। जैसे अब यूनिट्स चली तो इन्होंने कुछ यूनिट्स दी, जैसे मीटर, यहाँ पे देखें लेंथ को हमने क्या यूनिट दे दी बच्चों, लेंथ की यूनिट आप सब लोग जानते हैं, लेंथ की यूनिट हमारे पास क्या हो गई इस अच्छा, सब जगह ऐसा ही यूनिट ही चल रही है, ये आप सब जानना। ज़्यादातर देशों में हमारे ऐसा यूनिट ही फॉलो होती है, कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी भी यूनिट फॉलो करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया और एसआई हो गया, ये तीन ही ऐसी स्टैंडर्ड्स यूनिट्स है। एसआई तो सब जगह ही चलता है, लेकिन एमकेएस और सीजीएस थोड़ा सा वेरी करता है कि कोई देश मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई एसआई पे काम करता है। और एसआई में वो सभी यूनिट्स आ जाती है जो एमकेएस और सीजीएस में नहीं आती है, ठीक है ना। तो जनरली हम एसआई यूनिट्स ही यूज करते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी हमारी, लेंथ, तो लेंथ की जो यूनिट आप जानते हैं ये क्या होती है, मीटर होती है बच्चों, ठीक। लेंथ की मीटर भी होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मीटर है, बड़ी यूनिट तो किलोमीटर भी हो गई होती है ना। और मास की यूनिट किलोग्राम होती है बच्चों, किलोग्राम होती है एसआई में, ठीक है ना। और ये होती है एसआई में मीटर। टाइम की सेकंड होती है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है बच्चों केल्विन, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, ठीक, सीडीवी लिखते हैं इनको, कैंडेला। वेट ऑफ सब्सटेंस की तो मोल होती है, ठीक। और इलेक्ट्रिक करंट की आप जानते हैं एम्पियर, ठीक। साथ में यहां पे भी देखेंगे वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक। एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की होती है बच्चों, अच्छा, फोर्स की जो न्यूटन है, एक तो न्यूटन हो जाती है, एक स्टैंडर्ड नोटेशन से अगर हम देखें उसको एसआई सिस्टम से, तो उसकी यूनिट, ऐसा यूनिट तो उसकी क्या हो जाती है बच्चों, न्यूटन हो जाती है, ठीक है ना। तो न्यूटन भी लिख सकते हैं। और एक और यूनिट हम बना सकते हैं फोर्स की, मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, तो मास की हो गई बच्चों केजी, और एक्सीलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स की यूनिट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स के बारे में। कुछ और आगे डिस्कशन करते हैं इसको रब करने के बाद, जो इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको रब करने के बाद में आगे डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे रब कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बच्चों, मैंने वो रब कर दिया है और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने और लिख दिए यहाँ पे, जैसे कि द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक, ऐसी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर हमें करना है वो किस तरीके से देखा जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। मैग्नीट्यूड यानी कुछ अमाउंट, जैसे मैंने किसी बच्चे को बाजार भेजा और उससे कहा कि 2 किलो चीनी लेके आओ, तो जो 2 उसमें है, 2 जो क्वांटिटी है वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और उसके पीछे जो वैल्यू लगी हुई है वो उसकी यूनिट होगी। तो 2, जैसे 2 किलो चीनी लानी है तो 2 जो हो गया ये मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी क्या हो गया बच्चों, इसकी यूनिट हो गई। तो 2 केजी, तो टोटल क्या हो गया 2 केजी। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो लिखने का रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स। ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स क्या है बच्चों, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और भी है जो 7 और मैंने बताई थी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी बताई थी, उनकी सभी यूनिट्स आप लिख दें तो 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स बन जाती है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो डिराइव है ही, साथ में यूनिट्स भी इनकी डिराइव्ड है। जैसे देखो आप, जैसे एरिया पे ही बात कर ले सबसे पहले हम, अगर हम एरिया पे बात करते हैं तो एरिया आप क्या जानते हैं बच्चों, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ, मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें हम, सबसे सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम बात करें तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, अच्छा अब लेंथ इनटू ब्रेथ तो हो गया। लेंथ क्या हो जाती है बच्चों, लेंथ हो जाती है मीटर उसकी यूनिट, और साथ में ब्रेथ भी एक प्रकार से लेंथ ही है, तो ब्रेथ की भी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर। तो ये हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, डिराइव्ड करके आ गया ना, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन यानी फंडामेंटल यूनिट इनटू फंडामेंटल यूनिट इज इक्वल टू डिराइव्ड यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। वैसे ही वॉल्यूम पे हम बात करें, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम अगर देखें हम, वॉल्यूम पे बात करें अगर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, L इंटू बी इंटू एच। ये इसके वॉल्यूम हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, डेंसिटी पे बात करें, आप डेंसिटी को जानने के लिए आपको डेंसिटी का फॉर्मूला जब पता होना चाहिए। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हमारे पास हो गया बच्चों केजी, मास की यूनिट केजी, किलोग्राम लिखते केजी है, किलोग्राम, मीटर को एम लिखते हैं। और वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, वॉल्यूम हमारे पास अभी निकाला हमने मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट आ गई हमारे पास, समझ रहे हो बच्चों। सप्लीमेंट्री, रेडियन हो गया, स्टे रेडियन हो गया। रेडियन क्या होता है बच्चों, ऐसा एंगल जो क्या हो, एक सिंपलेस्ट प्लेन में बने। जैसे रेडियन एक एंगल की यूनिट होती है, वैसे ध्यान रखें। तो एंगल जैसे क्या बनेगा बच्चों, देखो एंगल अगर बनाए, ये यहां से यहां तक जो बना, ये थीटा एंगल बना, इसे हमने थीटा रिप्रेजेंट करा। तो ये क्या है, 2D में बन रहा है, 2D प्लेन में बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा इसे हम क्या कह देंगे, इसको मेजरमेंट हम रेडियन में करेंगे बच्चों। प्लेन एंगल इसे कह सकते हैं, प्लेन एंगल से बनने वाला जो भी एंगल होगा, प्लेन एंगल इसे हम कहेंगे। ठीक है ना, प्लेन एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे रेडियन में मेजर होगा वो सब पे एंगल क्या होंगे, प्लेन एंगल होंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जितने भी एंगल रेडियन में मेजर होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों, प्लेन एंगल होंगे, प्लेन एंगल। ठीक है ना।
और स्टेरेडियन क्या होगा बच्चों? स्टेरेडियन होगा बच्चों हमारा ऐसे एंगल जो क्या हो, इन्हें हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं बच्चों। स्टेरेडियन एंगल, वो स्टेरेडियन यूनिट उनकी होगी जो सॉलिड एंगल होंगे, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। कोण तो आप सब लोग पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ लिया होगा, 10th में पढ़ लिया होगा कोण के बारे में, है ना बच्चों। ये हमारे पास ये R हो गई, ये इसकी H हो जाती है, और ये L इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है L। तो L अगर कभी निकालना हो तो L क्या होता है बच्चों? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, L फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट तो ठीक है, लेकिन जो यहां पे जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, यहां पे कुछ इस तरीके का शेप होता है कोण का। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो, ये कुछ इस तरीके का शेप होता है हमारा कोण का, ठीक है ना। तो कोण का कुछ इस तरीके का शेप होता है, और यहां पे जो एंगल बनेगा ऊपर टॉप पे, यहां पे देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके का शेप हो रहा है ये। तो आपने बैरिकेड्स तो देखे ही होंगे, रोडों पे लगे रहते हैं कुछ कोन शेप, गेम्स खेलते हैं वहां पे कोन्स लगे रहते हैं। तो उनके अंदर का जो पीक होता है उनका ऊपर का, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे सॉलिड एंगल, ठीक है ना। और सॉलिड एंगल जो सॉलिड एंगल जो हमें मिलता है वो स्टेरेडियन यूनिट्स में मिलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कुछ स्टैंडर्ड हमारे नोटेशन है, जैसे MKS, FPS, CGS और SI यूनिट आप पढ़ा चुके हैं। MKS में आता है मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS में आता है फुट पाउंड सेकंड, CGS में आता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और SI में मीटर किलोग्राम सेकंड, कैंडिला मोल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब जितनी भी यूनिट्स है, सारी यूनिट आती है SI में। CGS में केवल 3 यूनिट्स आती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS में फुट पाउंड सेकंड, और MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 ही यूनिट हमारे पास यहाँ पे आती है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। एक और पॉइंट है यहाँ पे, सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की स्मॉलर यूनिट्स यहाँ पे दी गई है, क्योंकि अब NDA में क्वेश्चंस तो ये आ सकता है कि भाई, ये तो नहीं आ सकता कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर होते हैं, ये तो नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो है ना बाकी नीचे वाले, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1 माइक्रोन लिखा है यहाँ पे, माइक्रोन फॉर माइक्रोमीटर, उसकी यूनिट सेंटीमीटर में क्या होती है? 10⁻⁻⁴। मैं रीड आउट कर रहा हूं, आपको सीधा रटना है ये, ठीक है ना। 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और मीटर में इसकी यूनिट क्या हो जाती है? 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1A0 इसे कह सकते हैं, या एंगस्ट्रॉन्ग इसे पढ़ते हैं बच्चों, है ना, एंगस्ट्रॉन्ग। उसकी यूनिट होती है बच्चों, सेंटीमीटर में वैल्यू होती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, और मीटर में होती है 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर, और यहां पे 10⁻15 मीटर। तो ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं, इनको ये आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड आ जाता हूं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको। आपको सॉलिड एंगल, रेडियन एंगल, ये बारे में समझ में आ गया होगा। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मेजर होता है, और प्लेन एंगल हमारा रेडियन में मेजर होता है। स्टेरेडियन तो कोन का टॉप वाला पार्ट वाला एंगल, और जो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये हमारा रेडियन में मेजर होता है, ठीक है ना। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डायमेंशन निकालना सीख लें एक बार। डायमेंशन भी इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें और पार्ट क्या क्या है बच्चों? इसमें और पार्ट ये है कि हम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे, SI से CGS में, CGS से FPS में, या SI से MKS, FPS, CGS, इन सब में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी एक क्वेश्चन होता है। लेकिन वहां तो ये पूछेगा नहीं, वहां तो डायरेक्ट ये पूछेगा कि इस SI सिस्टम की यूनिट
सीजीएस में क्या होगी। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। उससे भी मैं 1-2 क्वेश्चन में कराऊंगा वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं वहां पे सॉल्व करने, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। आपको डायरेक्ट कुछ यूनिट्स दे देगा, आपको जो जो डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैंड टू हैंड निकाल सकते हो आप। ज़्यादातर सभी डायमेंशन को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी उनकी डायमेंशन में नोट्स के रूप में लिख दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे जरूर बताएं, ठीक है ना। काफ़ी अप्रिशिएशन मिलता है हमें इन वीडियो को बनाने से, अगर आप कमेंट करते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।